आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी। जमीन घोटाले में फंसे हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गिरफ्तार होंगे या उन्हें राहत मिलेगी, ये अब से कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। ईडी जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने वाली है। पूछताछ से पहले रांची में सीएम हाउस के बाहर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। पूरे रांची में इस वक्त धारा 144 लागू है। जमीन घोटाले में फंसे हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद राज्य में बड़ा सियासी संकट भी खड़ा हो गया है। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो उनकी जगह पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती हैं। कल की बैठक में हेमंत सोरेन ने इसका रास्ता भी तैयार कर दिया है। कल हेमंत सोरेन ने दो बैठकें की। पहली मीटिंग जेएमएम विधायकों के साथ हुई और इस मीटिंग में पत्नी कल्पना सोरेन मौजूद रहीं। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में हेमंत सोरेन ने मौजूद 43 विधायकों से सादे कागज पर साइन कराए। हेमंत ने कहा कि अगर ऐसी नौबत आई कि मुझे कुछ फैसला लेना पड़े तो क्या आप समर्थन दे रहे हैं। इस पर सभी विधायकों ने उनका समर्थन किया। दूसरी बैठक गठबंधन के नेताओं के साथ हुई और इस बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन के साथ हैं। हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी होने पर अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और इस पर विस्तार से इसी कार्यक्रम के दौरान आपने चर्चा भी सुनी है। उनके प्रस्ताव पर पार्टी उनके साथ खड़ी है, लेकिन हेमंत सोरेन के घर में ही बगावत हो गई है। हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी सीता सोरेन ने साफ साफ कह दिया है कि उन्हें कल्पना सोरेन मंजूर नहीं है। सीता सोरेन जामा सीट से विधायक है, लेकिन इस बैठक में वो नहीं गई। सीता सोरेन का कहना यह है कि उन्होंने और उनके पति ने पार्टी के लिए काफी कुर्बानी दी है और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो ये तो रही पार्टी गठबंधन के नेताओं और साथ ही परिवार के अंदर की स्थिति। लेकिन इस वक्त रांची में क्या स्थिति है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अभय पराशर जुड़े हुए हैं। जरा कुर्सी पर हो रहे गृह युद्ध से पहले इस वक्त की स्थिति हम अभय से समझ लें। अभय, आज संभावना ये जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वक्त रांची में क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल ईडी का इंतजार हो रहा है और किसी भी पल ईडी के अधिकारी आ सकते हैं, क्योंकि हमें जानकारी मिली है कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं सीएम आवास आने के लिए। तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा दें, इसी रोड से जहां पर फिलहाल आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी। पुलिस यहां पर पूरी तरीके से चारों तरफ लगा दी गई है और सीएम आवास किसी भी वक्त ईडी के जो अधिकारी हैं वो पहुंच सकते हैं। ये सामने दरवाजा है, ये दरवाजा है, इसके आगे एक और दरवाजा है। किसी भी दरवाजे से ईडी के अधिकारी जो है सीएम आवास में जाएंगे। हेमंत सोरेन पहले से यहां पर मौजूद हैं, उनसे आज घंटों जो है पूछताछ की जानी है और यहां पर लगातार लिस्ट जो है वो भी लेकर यहां पर खड़े हुए हैं, जो ऑफिसर्स यहां पर खड़े हुए हैं, ताकि कौन यहां पर पहुंचने वाला है उसकी जानकारी अंदर दे दी जाए। ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर से निकल रहे हैं, किसी भी वक्त यहां पर पहुंच जाएंगे। और जहां तक गिरफ्तारी का आपने सवाल पूछा मीनाक्षी, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 20 तारीख को ईडी ने जमीन घोटाले मामले में पहली बार पूछताछ की थी हेमंत सोरेन से। तकरीबन 7 घंटे ये पूछताछ हुई थी, लेकिन जो 20 तारीख को जो स्टेटमेंट दिए थे उन्हें क्रॉस वेरीफाई करना है। और अभी जो दिल्ली के घर से 36 लाख रुपए और बीएमडब्ल्यू गाड़ी मिली है, जिस बीएमडब्ल्यू गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि ये गाड़ी घोटालों के पैसे से खरीदी हुई है, ये तमाम चीजें जो है वो भी सवाल ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछेंगे। इसको लेकर ये लंबी पूछताछ चलेगी और उसके बाद ही आज देर शाम के बाद ये स्थिति क्लियर हो पाएगी कि क्या किसी तरीके से अभी कोई गिरफ्तारी की संभावना है या नहीं है, क्योंकि ईडी जो है पहले क्रॉस एग्जामिन करेगी। आप नजर बनाए रखें, क्योंकि आज तो दिन भर हम यहाँ पर हलचल होती हुई देखेंगे और संभावना जब गिरफ्तारी की है तो इस पर चर्चा तो होनी है कि अब वहां सरकार का क्या होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या परिवार के बाकी सदस्य भी इसमें कंफर्टेबल हैं या नहीं। 3 खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी और सुनील चौंगावकर जी, बहुत स्वागत आप तीनों का। हर्षवर्धन जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, आज क्या होने जा रहा है? देखिए, ये तो ऐसा सवाल है कि मतलब इसमें तो इतनी जलेबियां हैं कि चार्टर खड़ा रहता है और पता नहीं किस रास्ते चले जाते हैं हेमंत सोरेन। तो सवाल सीधा तो नहीं है। मीठा कुछ भी नहीं है। नहीं, मीठा निश्चित तौर पर नहीं है और लोकतंत्र के लिए भी बड़ी अप्रिय स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है कि एक जनप्रतिनिधि, एक मुख्यमंत्री वो इस हाल में पहुंच गया है कि उससे पूछताछ करने के लिए एजेंसियां कब आएंगी, कैसे आएंगी, उसमें वो एक तरह से कहें कि हीला हवाली करता है, फिर शक्ति प्रदर्शन करता है। एक बार अपनी कैबिनेट लेकर पिकनिक स्पॉट पर चला जाता है, फिर दिल्ली आता है, यहां से गायब हो जाता है। तो वो करना क्या चाह रहा है ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अब स्थिति कम से कम इतनी तो साफ हो गई
कि आज पूछताछ होगी और पूछताछ होगी तो उसमें कुछ अप्रिय होगा, तो उसकी तैयारी हेमंत सोरेन ने कर ली है। और मुझे नहीं लगता, भले ही उनकी भाभी सीता सोरेन वो कह रही हैं क्योंकि उनके पति उनको लगता है कि उनके पति ने खड़ी की थी, जब पार्टी खड़ी हुई थी शिबू सोरेन के साथ, तो उसमें उनको लगता है कि उनका ज्यादा अधिकार है, वो बड़े भी थे। तो अब हेमंत सोरेन के पास पार्टी पूरी तरह से कब्जे में है और पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है, जो सहयोगी दल हैं, यानी 17 कांग्रेस के विधायक और राष्ट्रीय जनता दल का जो एक विधायक है, ये पूरी तरह से एकदम इंटैक्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुई तो भारतीय जनता पार्टी तो एकदम, जिसको कहते हैं ना कि कुर्सी पर कब्जे के लिए एकदम बैठी हुई है, गिद्ध दृष्टि जमाए हुए। तो वो डर है जो उनको साथ रखे हुए। मुझे लगता है कि आज की जो पूछताछ होगी उसके बाद गिरफ्तारी की आशंकाएं उनके लिहाज से बढ़ेंगी, और अगर गिरफ्तारी होती है तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को जो वो चिट्ठी जिसकी सादे कागज की बात की जा रही है, शायद उस पर यही लिख दिया जाएगा कि हम सभी कल्पना सोरेन को अपना नेता चुनते हैं, और वो चिट्ठी राजभवन पहुंचा दी जाएगी। अब राजभवन उस पर कैसे निर्णय लेगा, विधानसभा के भीतर क्या कुछ होगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि आज ये स्थिति बन रही है और वो बहुत साफ साफ दिख रही है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में राहुल जी, क्या कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री बना दी जाती हैं तो इससे बसंत सोरेन कंफर्टेबल होंगे, या सीता सोरेन तो पहले ही बता चुकी हैं कि उन्हें ये मंजूर नहीं है? मुझे लगता नहीं है कि इससे कोई खास प्रॉब्लम आएगी। देखिए, जो हेमंत सोरेन है उनका अपनी पार्टी पे ग्रिप जो है काफ़ी बड़ा है, इसी कारण से आपने ये देखा, जैसे हर्षवर्धन जी भी बता रहे थे कि सादे कागज़ पे उन्होंने विधायकों के सिग्नेचर ऑलरेडी समर्थन के ले लिए हैं, उस पर जो भी वो लिखेंगे वो उनकी मर्जी है। अब उन्होंने तैयारी पूरी की है, और ऐसे में जो संख्या बल भी है, देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि जेएमएम अकेला वहाँ पे है, जेएमएम के साथ आरजेडी है, आरजेडी का कांग्रेस है, कांग्रेस का लेफ्ट है, तो एक कम्बिनेशन है जिसके नंबर्स जो हैं उसके साथ है। 48 नंबर्स हैं उनके पास विधायकों के, और वो जो है वो कम्प्लीटली ये दिखाते हैं कि उनके पास मेजॉरिटी है। और मुझे नहीं लगता कि इस कारण से कि जो हेमंत सोरेन है वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण से कोई पार्टी वहाँ पे टूट जाएगी। मुझे ऐसी टूट की संभावना बहुत कम लिखती हैं, क्योंकि सभी को ये डर होगा कि दूसरा जो धड़ा है बीजेपी का और सहयोगी दलों का, वो कहीं जो है सत्ता पे काबिज ना हो जाए। तो इस डर से भी कहीं ना कहीं वहाँ टूट की संभावना बहुत कम है। तो समीर जी, ये जो अभी एक पॉसिबिलिटी राहुल जी ने कही कि वो भी नहीं चाहेंगे कि बीजेपी कहीं पे एक ऐसा रूट देखे जहां से वो एंटर कर सके, लेकिन बीजेपी क्या ये पूरा कैलकुलेशन होते हुए देखती रहेगी? क्या सरकार में मुख्यमंत्री का बदल जाना, सीता सोरेन का नाराज हो जाना, क्या बीजेपी अपने लिए कोई रूट नहीं तैयार कर रही होगी? मुझे लग रहा है बीजेपी अपने लिए पूरा रास्ता ढूंढ रही है इसके अंदर, और भारतीय जनता पार्टी की पहली कोशिश होगी कि सदन के अंदर जो नया मुख्यमंत्री बने वो अपना बहुमत साबित ना कर सके। देखिए, कल की बैठक में 4 विधायक अनुपस्थित थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। सीता सोरेन अनुपस्थित रही, उसने मना कर दिया है कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। इसके बाद रामदास सोरेन अनुपस्थित रहे, उसके बाद एक लिंडा करके विधायक है वो अनुपस्थित रहे, और सुब्रेन करके एक विधायक है। 4 विधायक इस समय कल विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं थे। कल देर रात एक खबर आ रही है कि कांग्रेस के 3 विधायक भी इस बात से नाराज है कि हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और 3 कांग्रेस के विधायक भी इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष जो खेल करना चाहती होगी झारखंड के अंदर, उसकी शुरुआत हो चुकी है। लगभग 8 विधायक इस समय ऐसे हैं जो शायद जब सदन के अंदर बहुमत प्रूव करने की बारी आएगी तो इस स्थिति में वो सदन से गैर हाजिर हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ मतदान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एक बड़ी बात जो राज्यपाल ने कही थी, राज्यपाल ने ये बात कल कहा है कि गैर विधायक को मुख्यमंत्री बनाना और उसको शपथ दिलाना भी निर्भर करेगा कि क्या साल भर के अंदर चुनाव होते हैं। क्योंकि इसके पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जयललिता बनाम BL कपूर का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि अगर विधानसभा चुनाव का 1 साल कम समय बाकी हो और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बदला जाता है तो गैर विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है अगर चुनाव संभावना नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि अगर चुनाव करवाता है उसी स्थिति में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई जाएगी। अगर चुनाव नहीं होता है तो गैर विधायक का मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं होगा। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है टेक्निकल इशू रहेगा। अब राज्यपाल इसके ऊपर क्या निर्णय लेते हैं, विधायक दल क्या निर्णय लेता है, हो सकता है पार्टी में टूट की संभावना के चलते हेमंत सोरेन आखिरी समय में कल्पना सोरेन की जगह किसी और का नाम बढ़ा दे जिससे पार्टी में टूट ना हो। तो अभी देखना होगा कि कैसी स्थितियां बनती है। मुझे लग रहा है अगर सीता सोरेन की ही बात को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं, हर्षवर्धन जी, क्यों कल्पना सोरेन बनेंगी? विधायक तो वो है नहीं और जो प्रोफेशनल पॉलिटिक्स है उससे भी पूरी तरीके से दूर रहती हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति क्यों ना बने मुख्यमंत्री जो परिवार का सदस्य भी हो? बसंत सोरेन क्यों ना बने, या स्वीता सोरेन क्यों ना बने? परिवार के सदस्य भी हैं, प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में भी हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सवाल बहुत ज्यादा जिसको कहें ना कि बहुत वजनी हो पाएगा, ऐसा नहीं है। जब लालू यादव जी ने राबड़ी जी को बना दिया था तो क्या था, या कोई भी जो पारिवारिक राजनीति है उसमें जो भी मजबूत हो जाता है। अब चूंकि शिबू सोरेन की पार्टी है और भले उनके भाई या स्वर्गीय भाई या अभी जो उनकी भाभी हैं वो लोग दावा ठोक रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर आज के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा किससे जानी जा रही? वो हेमंत सोरेन से जानी जा रही। और ये दिख रहा है कि अगर इस तरह से लगातार ईडी के समन के बावजूद, लगातार छापे के बावजूद, लगातार उनके एक से एक जो नजदीकी अधिकारी थे, जो पूजा सिंघल हैं, वो तक गिरफ्तार हो चुकी, उसके बावजूद अगर सारे विधायक उनके साथ खड़े हैं, सारे सहयोगी दल खड़े हैं, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ वजह राजनीतिक हो, मजबूरी की हो या उनका अपना प्रभाव हो, आज की तारीख में हेमंत सोरेन से ताकतवर कोई है नहीं। और जहां तक रही बात कि राज्यपाल मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, अगर वो शपथ नहीं दिलाएंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से क्राइसिस होगी। और उस स्थिति में क्या राष्ट्रपति शासन की वो सलाह देंगे, वो एक रास्ता दिखता है। लेकिन उस स्थिति में फिर हेमंत सोरेन और सहयोगी दल कोर्ट भी जा सकते हैं। और निश्चित तौर पर 1 साल का वो जो समय वो देखकर इस्तीफा उन्होंने दिलाया है, जो एक और विधायक है जिनको इस्तीफा दिलाया गया। अब सवाल यह है कि इतने तकनीकी मामले वो तो बाद में आएंगे। पहला सवाल यह है, क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने जा रही है? मुझे लगता है वहीं से ये सारे सवाल उसके बाद खड़े होंगे। और अभय पराशर तो इस वक्त रांची में ही मौजूद है। अभय, देखिए, कड़ी वहीं से फिर बाकी कड़ियों को जोड़ती है। अगर गिरफ्तारी हुई तो फिर ये सारी संभावनाएं हैं, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर ये सारी संभावनाएं केवल चर्चाओं में रह जाएगी। इस वक्त ईडी की टीम क्या कर रही है? मीनाक्षी, अपडेट ये है कि ईडी के अधिकारी जो हैं ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं। यहां से थोड़ी दूर पर ईडी का दफ्तर है और किसी भी वक्त सीएम आवास में वो पहुंच जाएंगे। हालांकि 1 बजे का समय जो सीएम आवास की तरफ से मेल करके ये जानकारी ईडी को दी गई थी। यहां पर लगातार हलचल जो है वो यहां पर बढ़ रही है, क्योंकि अभी अभी ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं कि ईडी के अधिकारी ईडी दफ्तर से निकल चुके हैं, उनकी गाड़ियां निकल चुकी हैं और किसी भी पल लगता है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर ईडी के अधिकारी जो है वो सीएम आवास में पहुंच जाएंगे। सीएम आवास के 4-5 दरवाजे हैं और सभी पर इस तरीके से जो सिक्योरिटी है वो यहां पर मौजूद है। और सामने ये जो टीम सीएम आवास के गेट पर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो जो सीएम आवास की सुरक्षा की टीम है वो एक लिस्ट लेकर यहां पर खड़ी हुई है कि जो सीएम के जो ईडी के अधिकारी यहां पर आ रहे हैं, क्या वो अधिकारी हैं, उन सारी चीजों को चेक करके उन्हें अंदर जाने दिया जाएगा। यानी कि तैयारी पूरी है, किसी भी वक्त ईडी की टीम यहां पर आ जाएगी। और जैसा कि आपने कहा कि आज की पूछताछ, इसके मायने अगर रात तक गिरफ्तारी होती है तो सेकंड ऑप्शन क्या है, विकल्प क्या है झारखंड में सरकार को लेकर? क्या कल्पना सोरेन को सीएम का चेहरा बनाया जाएगा? क्या सारे परिवार के लोग इसमें सहमति जताएंगे? इसकी बैठक जो है वो कल ही 2 बार हो चुकी है और अब बस ईडी के एक्शन का इंतजार है कि आज की पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो अब से थोड़ी देर में यहां पर तस्वीरें दिखाई देंगी कि ईडी की टीम सीएम आवास में पहुंचेगी। जमीन घोटाले मामले में आज देर शाम तक पूछताछ होने की संभावना है और पूछताछ में अगर कुछ ऐसी चीजें आती हैं, सबसे बड़ी बात वो BMW गाड़ी जो घोटालों के पैसे से खरीदी गई 36 लाख रुपए, और इसके साथ ही जो 20 तारीख को जो सवाल पूछे गए थे उसे क्रॉस एग्जामिन करना। इसके बाद अगर ईडी के अधिकारियों को लगेगा कि गिरफ्तारी करना जरूरी है, तब ही ये कहा जाएगा, देखा जाएगा कि आज गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। लेकिन अभय, बिल्कुल आप बने रहे हमारे साथ। लेकिन राहुल जी, जो बात अभय पराशर कह रहे हैं कि इस पूछताछ और पूछताछ के बाद ईडी के संज्ञान में उन्हें ये लगता है कि गिरफ्तारी जरूरी है तो वो गिरफ्तार भी करेगी। लेकिन ये गिरफ्तारी तो दिल्ली में ज्यादा आसान थी, ये पूछताछ भी दिल्ली में गिरफ्तार कर लेना, पूछताछ कर लेना शायद ईडी की टीम के लिए ज्यादा आसान था। झारखंड जाने का मौका मिल जाना, क्या ये एक माहौल बनाने का मौका नहीं मिल जाने जैसा है? मुझे लगता है कि देखिए, ईडी अगर चाहे तो वो वहाँ पे भी उनको गिरफ्तार कर सकती है, यहाँ पे भी गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, इसके प्रिकॉशंस ऑलरेडी ले लिए गए हैं। धारा 144 वहाँ लागू है पूरे रांची में और बहुत ज़्यादा फोर्स वहाँ पे मौजूद है। अगर ईडी को लगेगा कि उनको गिरफ्तार करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ईडी अभी, क्योंकि जांच कर रही है पूरे चीज़ों की, अगर वो अभी तक जांच ही कर रही है, उसने इस तरह से ये तो कहा नहीं है कि ये पैसा जो उनको दिल्ली में मिला है वो उसी के प्रोसीड का है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये BMW उसी के पैसे से खरीदी गई है, ऐसा तो उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहा है। ईडी ये कह रही है कि हवाला के पैसे के जरिए ये कार खरीदी गई जिसका इस्तेमाल हेमंत सोरेन कर रहे थे। हाँ, तो अब ये हेमंत, देखिए उसमें बहुत टेक्निकलिटीज होती हैं। अब ये अगर ईडी के पास पुख्ता सबूत होंगे
कि इन्होंने ऐसा किया है तो वो गिरफ्तार भी कर सकती है उनको। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ईडी जो है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हेमंत सोरेन जो पहले बातें शुरू हुई कि दिल्ली में वो भाग गए ये सब शुरू हुआ, तो हेमंत सोरेन जो यहाँ थे वो माना जाता है कि वो लीगल एडवाइस लेने यहाँ आए थे किसी से, और ये भी माना जाता है कि वो 29 और 30 तारीख की, ये तो ईडी के उसमें है कि 29 तारीख और 30 तारीख 31 तारीख ये 2 डेट्स दी थी ईडी ने उनको, तो उन्होंने चिट्ठी भेज के कह दिया 31 को आप मुझसे पूछताछ कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं लगता कि वो कहीं भाग जाएंगे देश से, तो ईडी जो है अपनी कार्रवाई पूरी करने के बाद भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आज ही गिरफ्तारी हो। लेकिन समीर जी, ये ज्यादा आसान नहीं होता ईडी की टीम के लिए भी। अब यहाँ पर तो धारा 144 लगाई जा रही है और एक जो सेंटिमेंट क्रिएट करने की जेएमएम कोशिश कर रही है वो ये कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने की वजह से और सरकार का विरोध करने की वजह से, केंद्र सरकार का विरोध करने की वजह से उन्हें ये सब देखना पड़ रहा है। एक सेंटिमेंट क्रिएट किया जा रहा है, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात का जिक्र जरूर करेगी और इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी कि आदिवासी मुख्यमंत्री को फंसाया जा रहा है और आदिवासियों का जो लोकप्रिय नेता है उसके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। देखिए, झारखंड के अंदर तो आदिवासी 26 से 27% का वोट बैंक है। अगर आप विधानसभा की बात करोगे तो 21 विधायकों में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। अगर लोकसभा की आप बात करोगे तो 14 सीटों में से 5 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। तो आदिवासी वहाँ एक बड़ा वोट बैंक रहा है। अगर आप 2020 का विधानसभा चुनाव देखोगे तो 81 में जो 28 सीटें आरक्षित थी आदिवासी, उसमें से 25 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने जीती थी, सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो आदिवासी निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वो उसकी एक बड़ी ताकत रहा है। लेकिन ईडी को अगर गिरफ्तार करना होगा तो मुझे लग रहा है कि उसके अंदर भले ही कितना भी हेमंत सोरेन कहे कि आदिवासी के मुख्यमंत्री है और आदिवासी को लोकप्रिय नेता और एक आदिवासी नेता के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आपने अगर घोटाला किया है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि बरियातू की जो 7.86 एकड़ जमीन जो आपके नाम से आई है, जिसके बारे में ईडी आपसे बार-बार पूछ रही है कि जमीन आपने कैसे खरीदी है, इसमें क्या घपला किया है, उसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आपको यह भी बताना पड़ेगा। मैं सर जिस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी वो इस सेंटिमेंट को लेकर है, क्योंकि अब घोटाला हुआ है तो जांच होगी ही। लेकिन अभय, इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने कार्यकर्ता हैं या जितने और सीनियर लीडर्स हैं वो एक परसेप्शन भी क्रिएट कर रहे हैं कि जो मोदी का विरोध करेगा उसके खिलाफ ईडी की टीम भेजी जाएगी। पहले अपडेट में आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ अधिकारी जो है वो पहुंचे हैं। अभी देखना यहाँ पर होगा ये कौन अधिकारी है, क्योंकि अभी अभी ईडी के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। अभी कुछ गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और जो सीएम आवास की सिक्योरिटी है वो उन्हें वेरीफाई। देखिए, ईडी की टीम पहुंच गई है, ईडी की टीम पहुंच गई है सीधा सीएम आवास के अंदर। ईडी की टीम जाते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं। ईडी के अधिकारी, भारत सरकार लिखा हुआ है गाड़ी पर, और ये ईडी की टीम की गाड़ी है जो कि अब हेमंत सोरेन से जो है पूछताछ करेगी। 2 गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं और ईडी के अधिकारी जो है वो लगातार अभी पूछताछ करेंगे। गाड़ियों की लंबी कतार है, वो आप देख सकते हैं। ये लगातार जो हम आपको गाड़ियां दिखा रहे हैं ये ईडी की गाड़ियां हैं। एक गाड़ी, क्योंकि जो लिस्ट है कौन से अधिकारी पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं ईडी के, वो सीएम आवास की सिक्योरिटी के पास लिस्ट है, लिस्ट चेक की जा रही है। देखिए, दूसरी गाड़ी, इसमें भी तमाम ईडी के अधिकारी हैं जो कि सीएम आवास के अंदर अब ये गाड़ी भी जा रही है। और ऐसे ही अभी और भी गाड़ियां हैं जिसमें ईडी के अधिकारी हैं। सब एक एक करके गाड़ियां सीएम आवास के अंदर जाना शुरू हो गई हैं। उनके साथ यहां पर फोर्स जो है वो भी एक्स्ट्रा गाड़ियों में आ रही है, क्योंकि इनपुट्स जो है वो इस तरीके के भी मिल रहे थे कि जेएमएम और इसके अलावा जो सपोर्टर्स हैं वो आज कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे ही ईडी के अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं, उनके साथ सुरक्षा की टीम भी पहुंची है। 3 गाड़ियां जिसमें ईडी के अधिकारी मौजूद हैं, 2 गाड़ियां अंदर जा चुकी हैं, तीसरी गाड़ी का जो गाड़ी है उसमें ईडी के अधिकारी मौजूद हैं और सीएम आवास की सिक्योरिटी उनके नामों को चेक कर रही है अपनी लिस्ट में। उसके बाद ये गाड़ी भी अंदर जाएगी। तो ये मानकर चलिए 1 बजे का समय था, 1:19 इस वक्त हो रहे हैं और अब से थोड़ी देर में 1:30 बजे के आसपास ही हम मानकर चल सकते हैं कि ईडी के अधिकारी सीएम आवास में हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ शुरू कर देंगे। और 1 बजे का समय था और बिल्कुल ये समय हो चुका है। अब थोड़ी ही देर में ईडी के सभी अधिकारी अंदर जाकर बैठ जाएंगे, हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
3 गाड़ियों में, अलग अलग गाड़ियों में ईडी के अधिकारी पहुंचे और उसके साथ ही देखिए जैसे ईडी के अधिकारी पहुंचे तो जो आर्म्ड फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स है, वो भी अलग अलग गाड़ियों में, उनकी टुकड़ियां और भी यहां पर पहुंची हैं। उसकी वजह यही है कि इनपुट्स कई तरह के मिल रहे थे, इस वजह से धारा 144 भी लगाई गई है और धारा 144 के साथ ही जगह जगह पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है ताकि सपोर्टर्स आज किसी तरीके का कोई प्रदर्शन, कोई बवाल जो है वो ना कर पाए। तो अब ईडी के अधिकारी जो है वो अंदर पहुंच चुके हैं। इस वक्त सीएम आवास में अभी की अपडेट झारखंड से यही है। बिल्कुल और अभय, और थोड़ी जितनी देर पुलिस में, फोर्स यानी इस कि वक्त दिखाई दे रही है, आर्म्ड फोर्सेस दिखाई दे रही हैं अभय, इन तस्वीरों को देखकर तो ये लगता है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी निश्चित है। संकेत यही आ रहे हैं क्या? नहीं, संकेत लगभग यही दिख रहे हैं। और देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए कितनी सतर्कता बरती जा रही है। जो सीएम सिक्योरिटी है वो भी अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रही है और जो लोग ईडी के अधिकारी आए हैं वो गाड़ी के अंदर से भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। यानी दोनों को ये पता है कि इसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगेंगे, इसके बाद कई तरह की चीजें होंगी। और ईडी को भी पता है, अभी तो हाल में वो लोग कोलकाता गए थे तो किस तरह से पश्चिम बंगाल में उनको झेलना पड़ा था। वो शाहजहां शेख के जो टीएमसी नेता था उसके घर पे जब गए थे। तो ईडी के अधिकारियों के लिए भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि रांची में पिछले कुछ समय से जो माहौल बना है, जिसकी बार बार आप बात कर रही हैं, वो मोमेंटम तो क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर सिर्फ सीधे सीधे पूछताछ हो जाती तो शायद इस तरह की घटना हमें पता भी चलती 3 घंटे 4 घंटे के बाद। लेकिन पिछले 3 दिनों से लगातार यही खबरें चल रही हैं। जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैडर होगा वो भी सड़कों पर होगा, शायद उसी के लिए 144 लगानी पड़ी। पुलिस फोर्स जो वहां की, उसको भी निर्देश दिए होंगे। जो सोरेन जी की अपनी, मैं इसमें तो कांग्रेस का भी एंगल डाल देती हूं, क्योंकि राहुल गांधी की स्थिति आप देखिए ना, वो जिस राज्य की तरफ मूव कर रहे हैं उस राज्य में कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम हो रहा है जो इस अलायंस के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। आप पश्चिम बंगाल देख लें, आप बिहार देख लें, वहां तो नीतीश कुमार ही अलायंस से बाहर निकल गए और अब जब झारखंड में उनकी यात्रा एंटर करने वाली है तब यहां देखें, यहाँ तो मुख्यमंत्री गिरफ्तार होने की परिस्थिति में आ गए हैं। नहीं, वैसे भी राहुल गांधी जी ने किसी को अपने साथ औपचारिक तौर पर तो शामिल किया नहीं था। तो अब ठीक है, अब लालू जी और तेजस्वी जी वो ईडी के दफ्तर में थे तो वो यात्रा में शामिल हो भी ना पाते। लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने किसी को उस यात्रा में कोई औपचारिक निमंत्रण पहले से दिया भी नहीं था। अब झारखंड में हो सकता है उनकी उम्मीद रही हो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके नेता राहुल गांधी जी की यात्रा में शामिल हो, लेकिन सहयोगी दल बहुत स्पष्ट हैं। उनको भी पता है कि ये यात्रा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को हीरो बनाने के लिए हो रही है, इसलिए कोई भी सहयोगी उनके साथ अभी तक तो कहीं शामिल होता हुआ नहीं दिखा। राहुल जी देखिए, वो जहां से नहीं भी गुजरे हैं अभी तक, वहां पे भी तो प्रॉब्लम्स हैं। उत्तर प्रदेश में प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे, उनका बड़ा है वहां पे भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वो खुद ही अपने, उन्होंने 11 जो है सीटें जो हैं अनाउंस कर दी हैं, 11-12। अब दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, आगे डिटेल में चर्चा। महाराष्ट्र से नहीं गुजरे, वहां पे भी प्रॉब्लम है। तो ये तो जो उनका गठबंधन है उसकी प्रॉब्लम है। ये लेकिन ये जो स्थिति है ये वाकई में बड़ी निराशाजनक स्थिति है। अधिकारियों का इस तरीके से पहुंचना और इनके साथ आर्म्ड फोर्सेस का इस तरीके से वहां पर मौजूद होना, जो पूरी तरीके से इशारा ये देता है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो सकती है। और यदि गिरफ्तारी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जो प्लान बी तैयार किया गया है, जिस पर लगातार बीते 3 दिनों से काम चल रहा है, बल्कि उससे पहले से ही इसकी स्क्रिप्ट तो लिखी जानी शुरू हो चुकी थी, वो होता हुआ भी हम देखेंगे। कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ऐसी पूरी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आज ईडी पूछताछ के बाद ये गिरफ्तार करती है या नहीं। और जो हम सेंटिमेंट की बात कर रहे थे, मैं एक बार फिर से राहुल जी इस पर आपका टेक चाह रही थी कि जो सेंटिमेंट की बात है, एक आदिवासी का होना, मुख्यमंत्री का होना, अपनी पार्टी का लीडर होना और उसके ऊपर करप्शन का चार्ज, क्या जनता ये एसेस कर रही है? और क्या बीजेपी ने भी एसेस कर लिया, इसलिए वो किसी भी तरीके के अलायंस में जेएमएम के साथ तो कभी भी कंफर्टेबल नहीं? देखिए, ये थोड़ी सी भारतीय राजनीति में मैं कहूँगा ये थोड़ी सी अजीब बात है कि जो हमने राजनीति जिस तरह से अभी तक देखी है, उसमें क्या आपको लगता है या जनता को लगता है कि वो जिन लोगों के लिए वोट करते हैं उसमें करप्शन का मामला जो है कहीं ना कहीं क्या वो प्रभाव डालता है? आप लालू यादव की पार्टी देख लीजिए, आप, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपको बाकी स्टेट से दे सकता हूँ, जयललिता की पार्टी देख लीजिएगा या बाकी जो हैं, जेएमएम का भी पहले का इतिहास देख लीजिए। तो क्या उनको चुन के दोबारा नहीं लाया गया है? क्या करप्शन के चार्ज जो उन पे रहे हैं, क्या उनको जनता ने दरकिनार नहीं कर दिया या नज़रअंदाज नहीं कर दिया? तो जिस तरह की राजनीति
हम इन प्रदेशों में देखते हैं वो शायद ये नहीं दिखाती है कि जनता जो है वो करप्शन को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक होकर वोट कर रही है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनके ऊपर हज़ारों करप्शन के चार्जेस होते हैं वो चुन के वापस आ जाते हैं, जिनके पास नोट पकड़े जाते हैं वो चुन के वापस आ जाते हैं। तो ये अलग चीज़ है। दूसरा, आपने जो कहा कि इससे सेंटीमेंट इसका क्या है, देखिए अगर राजनीतिक तौर पे देखूं और पूरी तरह से ईडी को अलग कर दूं तो सीधी सी बात है, अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो जिस तरह की राजनीति झारखंड में है वो तो और सेंटीमेंट बढ़ जाएगा कि आपने एक ट्राइबल मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, आपने जानबूझ के, इसी तरह का नैरेटिव बनेगा कि आपने झारखंड के एक ट्राइबल मिनिस्टर को जानबूझ के गिरफ्तार किया, यही बनाएगी ना जेएमएम, तो वो तो और ज़्यादा सेंटीमेंट जेएमएम के फेवर में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये तो राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी राजनीति के हिसाब से चीज़ें करते हैं और उसी तरह से सेंटीमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम बीजेपी की पॉलिटिक्स को, हर्षी मैं इस पर आपको ला रही हूँ कि बीजेपी की पॉलिटिक्स वो झारखंड को किस तरीके से एसेस कर रही है। जैसे उन्होंने बिहार में सरकार बना ली, नीतीश कुमार उनके साथ आ गए, हाथ हालांकि पहले नीतीश कुमार ने बढ़ाया, क्या संभावना यहाँ नहीं थी झारखंड में? नहीं, मुझे लगता है अगर रही होती तो शायद तीसरे से 10वें समन 10वें नोटिस तक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी और वहां की राजनीति के लिहाज से देखें तो बीजेपी के लिए बार बार ये कहा जाता है कि अगर उन्होंने रघुवर दास को बदल दिया होता तो शायद उनको सफलता मिल जाती। बाबूलाल मरांडी जैसा चेहरा उनके पास था लेकिन उसको वो उस वक्त नहीं ला पाए थे। अब बाबूलाल मरांडी नेता हैं, बाबूलाल मरांडी चेहरा है और हर कोई जानता है कि उनकी छवि बड़ी बेदाग है, बड़े शानदार नेता माने जाते हैं। तो अब ऐसे में इसको दूसरी तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि झारखंड मुक्ति मोर्चा वो अपने जो उसके वर्कर्स हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनको मोबिलाइज करेगी कि देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर को इस तरह से फंसाया जा रहा है। लेकिन जिस तरह के प्रमाण हैं उसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, खदानें गलत तरीके से दी गई हैं, सीधे सीधे जो आईएएस अफसर है, सेक्रेटरी, वो गिरफ्तार हो चुकी है। उसके बाद इधर से ये जो तर्क है और जो बार बार कहा जाता है कि भाई झारखंड को हर कोई लूट रहा है सिर्फ, अब अगर उसके लिए सिर्फ है तो सबसे बड़ा वहां के लोगों के मन में जाएगा कोई है क्या जो उस लूट से बचाएगा। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे करेगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि देखिए द्रौपदी मुर्मू जब यहां थी तो उन्होंने राज्यपाल के तौर पर क्या किया था, बाबूलाल मरांडी किस तरह का चेहरा है। तो एक तरफ हमारे ये नेतृत्वकर्ता, हमारे ये चेहरे जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, झारखंड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जो आदिवासी हैं लेकिन बावजूद उसके लूट भ्रष्टाचार के आरोप हैं और गंभीर आरोप हैं। तो मुझे लगता है ये चुनावी जमीन भी तैयार कर रहा है। तो दोनों तरफ से ये कोशिश होगी और अगर भारतीय जनता पार्टी जेएमएम के बीच कोई गुंजाइश होती तो वो अब तक हो चुकी होती, मुझे नहीं लगता। और ये जोखिम इसके बावजूद मैं ले रहा हूं कि भारतीय राजनीति में कुछ भी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि उसकी कोई गुंजाइश मुझे नहीं दिखती। इसका मतलब ये सुमीर जी की बीजेपी ने वो नुकसान पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। निश्चित रूप से देखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन पर अगर कार्रवाई होती है तो उसका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा जमीनी स्तर पर काम नहीं करेगा। इसके पहले भी देखिए कि शिबू सोरेन जब गिरफ्तार हुए थे, उनके पिता वहाँ मुख्यमंत्री थे या केंद्र में जब मंत्री थे, तब उनके ऊपर कोयला घोटाले का आरोप लगा था। शिबू सोरेन 20 दिन तक फरार रहे थे, बाद में वो गिरफ्तार हुए, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा जमीनी स्तर पर सेंटिमेंट गया नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने उसके बाद भी वहाँ 5 साल की सरकार बनाई, रघुवर दास मुख्यमंत्री रहे। ये बात अलग है कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई, लेकिन उसके बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ 25-26 विधायक भारतीय जनता पार्टी के खुद के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनाव में देखोगे तो 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमीनी स्तर पर कितनी भी कोशिश करे झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को बताने की कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के साथ गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है वो सेंटिमेंट जमीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव में वो किसी भी तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा है कांग्रेस के फेवर में नहीं जाएंगे। लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जाएगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में 14 में से लगभग 12 से 13 सीटें भारतीय जनता पार्टी झारखंड में जीतेगी, ये तय है। और वैसे भी राहुल जी, लोकसभा में जनता का वोट करने का तरीका और उनके थॉट अलग रहते हैं और विधानसभा के लिए अलग रहते हैं। जो बात सुमीर जी कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, देखिए ये लोकसभा के चुनाव पे इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए विधानसभा का चुनाव जो है वो इस साल के अंत में झारखंड में होने वाला है, तो वहाँ पे इसका असर हो सकता है। लेकिन लोकसभा का चुनाव जो इस बार होना है वो नरेंद्र मोदी के काम, उनकी छवि, उनके जो उन्होंने सारा कुछ किया है और राम मंदिर का जो पूरा प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इस जैसे इश्यूज पे लड़ा जाएगा और उसमें बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग है। आप पहले ही देख रहे हैं वहाँ पर बाकायदा एनडीए के पास 12 सीटें हैं। तो मुझे लगता है कि झारखंड में ऐसा कोई लोकसभा में बदलाव हो जाएगा ये मुश्किल है। हमने ये भी देखा झारखंड में राम मंदिर का मुद्दा भी लोग बिल्कुल ऐसा कोई वो नहीं है। बिल्कुल झारखंड में भी राम मंदिर का मुद्दा, और
ये कहना बहुत गलत होगा। देखिए आप छत्तीसगढ़ का चुनाव देखिए इस बार, छत्तीसगढ़ के चुनाव में और मध्य प्रदेश के चुनाव में ट्राइबल्स ने बढ़ चढ़ के बीजेपी को वोट किया। इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में ट्राइबल्स के बीच धर्मांतरण का मुद्दा रहा, जो कि जिसने बीजेपी की तरफ वोटों को मोड़ा, जो ट्राइबल्स हैं। तो ये कहना कि वहां पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं छाएगा, ये बिल्कुल, ये सारे जो मुद्दे मैंने आपको गिनाए ये सब जो है वहां पे रहेंगे। एक बार फिर अभय का हम रुख कर लेते हैं। अभय, तस्वीरें आपने अब से थोड़ी देर पहले दिखाई कि ईडी की टीम के अधिकारी इस वक्त अंदर पहुंच चुके हैं और मान के हम चलें कि पूछताछ का सिलसिला भी शुरू हो गया होगा। एक अंदाजा आप बता सकते हैं कितने टीम मेंबर्स वहां पर गए हैं और सुरक्षा बल के कितने जवान इस वक्त ये टीम अपने साथ लेकर आई है? थोड़ा आसपास की गहमा गहमी भी दिखाएं। देखिए, बिल्कुल आपको मैं गहमा गहमी भी दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 3 गाड़ियों में ईडी के 11 अधिकारी जो हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के जो अधिकारी हैं ईडी के, वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और ये इनमें से कुछ अधिकारी वही हैं जिन्होंने 20 तारीख को हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। 11 अधिकारी ईडी के इस वक्त सीएम आवास में मौजूद हैं। और जहां तक गहमा गहमी की बात की है आपने मीनाक्षी, 3 गाड़ियों के साथ 3 गाड़ी ईडी के अधिकारियों की आई हैं, उनके अलावा 3 से 4 गाड़ी जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस की यहां पर पहुंची हैं, जो बीच बीच में इस पूरी रोड पर, यानी कि सीएम आवास की मेन रोड जो है यहां पर मार्च कर रही हैं। और बीच में अनाउंसमेंट भी यहां पर किया जा रहा है कि धारा 144 यहां पर लगी हुई है। यानी कि एक अंदेशा जो है, ऐसे इनपुट्स जो है वो एजेंसीज को पहले मिले थे। इसी वजह से ईडी ने गृह मंत्रालय से मांग की थी कि जब वो पूछताछ करने के लिए झारखंड में पहुंचेंगे हेमंत सोरेन के घर पर, तो एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो यहां पर लगाई जाए, क्योंकि कई जगह देखा गया है, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में, कि किस तरीके से ईडी के अधिकारियों के ऊपर हमला हो गया था पूछताछ के दौरान। हालांकि यहां पर स्थिति इस तरीके की नजर नहीं आ रही है, लॉ एंड ऑर्डर को यहां पर मेंटेन किया हुआ है। और अब पूछताछ जो है वो हेमंत सोरेन से शुरू हो गई है और शाम तक ये पूछताछ चलने की उम्मीद लग रही है। मीनाक्षी, बिल्कुल अभय, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे लिए भी वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है और हम उस खबर पर, चूंकि चलिए ब्रेक पर नहीं जा रहे हैं, खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ हिस्सा तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राहुल जी, आपने ये कहा कि राहुल जहां जहां नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी, वहां पर भी समस्या है, लेकिन बात स्पेशली अगर झारखंड की करें, उम्मीदें राहुल गांधी को तो अपने सभी सहयोगी दलों से थी ही, लेकिन वो छिटके सभी बारी बारी जैसा हो गया है। देखिए, अब नीतीश कुमार का हम बात करेंगे या ममता बनर्जी की बात करेंगे, ये जो ऐसा लगता है हमें कि जो है ममता बनर्जी तो साफ ही कह चुकी हैं कि वो 2 सीटों से ज़्यादा देंगी नहीं, और वो पूरी तरह से ये भी कह चुकी हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। और जिस तरह का कांग्रेस, बनर्जी ने तो बड़े क्लियरली बोल दिया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। देखिए, जो छींटाकशी या जो बातें आपस में लोकल यूनिट जो बीजेपी की है, सॉरी कांग्रेस की है और तृणमूल की है, जो आपस में कर रहे थे, उससे साफ संकेत तो मिल ही रहे थे कि वहाँ पे इस तरह का कुछ नहीं हो पाएगा। आप जो है पंजाब में साफ कर चुकी है कि वो कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। जो बिहार में जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। अभी तक तमिलनाडु में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। अगर हम दक्षिण की बात भी कर रहे हैं तो तमिलनाडु में सीटों का बंटवारा जो डीएमके और कांग्रेस के बीच में नहीं हो पाया। अभी तक महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं वो साफ नहीं है। तो जहां तक इस गठबंधन का सवाल है, ये गठबंधन टूट चुका है, ये साफ साफ दिखाई देता है। अब कांग्रेस के लोग किस तरह भी इसे बचाव की मुद्रा में कुछ भी कहते रहे, लेकिन इस गठबंधन का स्वरूप जो है वो टूट चुका है। देखिए, ये गठबंधन बनाया गया था बीजेपी को रोकने के लिए कि किस तरह से एक ज्वाइंट कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादातर सीटों पे उतारे जाएं ताकि बीजेपी को चुनौती दी जा सके। और ऐसा लगता भी था, ऐसा नहीं लगता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, ऐसा लगता भी था कि अगर ज्वाइंट कैंडिडेट बिहार में उतरेंगे तो बीजेपी को चुनौती मिलेगी, महाराष्ट्र में उतरेंगे चुनौती मिलेगी, बंगाल में उतरेंगे चुनौती मिलेगी, ये लगता भी था। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसमें आपने बीजेपी को एक तो बिल्कुल आसान रास्ता दिखा दिया है, दे दिया है, और दूसरा ये भी है कि गठबंधन का स्वरूप टूट गया है पूरा। ये राहुल गांधी के लिए ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन है हर्षी, कि वो जहां जाते हैं उससे पहले उस राज्य में ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती है। मसलन अभी ये तो ताजा घटनाक्रम है जो बिहार में हुआ, और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो सीनियर लीडर हैं उनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है। ब्रेकिंग हम दिखाई रहे हैं, खबर आ रही है, जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन से सवाल जवाब हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव के साथ देखा जाना चाहिए।
कांग्रेस पार्टी को ये बहुत अच्छे से पता है कि न तो उसकी स्थिति है न उसके गठजोड़ के लोगों की स्थिति, इसीलिए ये लोग एक साथ आए थे। लेकिन मुश्किल ये कि कोई भी एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदारी होती तो मैं बार बार ये दोहराता रहा हूं, फिर से कहूंगा कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे बड़ी नासमझी भला क्या हो सकती थी। जब आप लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहे हैं तो पूरा गठजोड़ एक साथ बैठता, एक कोई योजना बनती, एक कोई कार्यक्रम बनता। वही आप इंफाल से मुंबई चले जाते, मणिपुर से मुंबई चले जाते, कौन मना कर रहा था। लेकिन इस यात्रा को पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को हीरो बनाने तक सीमित रखा। कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करते हैं तो भला वो नेता जो बरसों से अपने अपने राज्य में एक बड़े क्षत्रप के तौर पर हैं, वो क्यों स्वीकार करते। और देखिए, हेमंत विश्व शर्मा से उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी, उनकी कलह, वो सब समझ में आती है, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा कांग्रेस से निकले और आज पूरे पूर्वोत्तर के बड़े क्षत्रप बन गए हैं। नेडा के जरिए वो एक तरह से पूरे पूर्वोत्तर के सबसे बड़े नेता हो गए। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां बहुत आसान था कि आप फोन कर देते, आप कहते कि हम आ रहे हैं ममता जी, एक यात्रा हमारी है, इस यात्रा को अगर आप थोड़ा सा एक मदद कर देंगी तो ठीक रहेगा। मदद करने की बजाय ममता बनर्जी उसी वक्त कहती हैं कि हम आपसे गठजोड़ तोड़ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से भाषण दे रहे थे, जिस तरह से चाहे वो जो यात्रा के रास्ते में बंगाल में घुसते हुए या उससे पहले जो पश्चिम बंगाल में उनके नेता जो हमला कर रहे थे, जो अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति शासन की मांग करने से लेकर ममता बनर्जी के राज पर सवाल उठा रहे थे, कौन खड़ा होगा कांग्रेस के सामने। झारखंड को लेकर बहुत ज्यादा उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में था ही नहीं। पहले भी उनके नेता वो अलग अलग वजहों से, कलकत्ता में आपको याद होगा पैसे के साथ कांग्रेस के विधायक पकड़े गए थे, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। तो दरअसल एक मजबूरी का गठजोड़ पूरे देश में चल रहा है और उसमें राहुल गांधी की यात्रा ने एक तरह से कहें कि ट्रिगर पॉइंट का काम कर दिया कि निकलना तो सबको वैसे भी था किसी न किसी बहाने से, ये यात्रा एक वजह बन गई, बुनियाद बन गई। ये जो आप निकलने की बात कह रहे हैं ना सुमीर जी, न्यूज रूम में ऐसी चर्चा हो रही थी तो किसी ने कहा कि इस वक्त तो राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था। यानी कि अब तो ये वो समय था कि हर जगह रैली होती, मंच होते, सभी सहयोगी एक साथ खड़े होकर अपने अपने कैंडिडेट के लिए प्रचार करते, तब वो बस लेकर घूम रहे हैं, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। निश्चित रूप से विपक्ष के जो राहुल गांधी या कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे उनकी नाराजगी यही थी। ममता बनर्जी का यही कहना था कि पहले सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया जाए कि किस सीट पर कौन कैंडिडेट खड़े होगा। बंगाल की समस्या जो है उसको पहले सॉल्यूशन किया जाए सीटों को डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। नीतीश कुमार यही चाहते थे कि पहले तय कर लिया जाए इंडिया गठबंधन के अंदर संयोजक कौन होगा। आप संयोजक बनाते नहीं हो, ममता बनर्जी कह देते कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नीतीश कुमार का नाम आता है तो राहुल गांधी उसके ऊपर सहमति नहीं देते, कहते ममता बनर्जी से पूछेंगे। तो नीतीश कुमार जो इसके शिल्पकार थे, जो इसके पीछे लगे हुए थे कि इंडिया गठबंधन बनाने के लिए, उन्हें लगा कि अब यहाँ कुछ मिलना नहीं तो वो चले गए। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को सबसे पहले विपक्षी लोगों को जोड़कर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आपस में करना था। राहुल गांधी को अगर यात्रा शुरू करनी थी तो विपक्ष को साथ में लेकर यात्रा शुरू करते। विपक्ष के सारे नेता, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, सब, लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव, वो सब राहुल गांधी के साथ जाते, राहुल गांधी की यात्रा को हरी झंडी देते और जहां जहां राहुल गांधी जाते वहां विपक्ष के नेता राहुल गांधी का स्वागत करते। नहीं, लेकिन सुमीर जी, मैं झारखंड के पर्सपेक्टिव में आपसे पूछी, अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने कहा कि हेमंत सोरेन अगर जेल चले जाते हैं तो खुद जेएमएम के खिलाफ कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ नेता कह रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जब राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर झारखंड में एंटर करने जा रहे हैं, अभी भी पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, कोई यूनिटी नहीं दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस के अंदर तो है नहीं, गठबंधन के सहयोगी दलों के अंदर भी एकजुटता नहीं बनी हुई है। मुझे लग रहा है इसी कारण ये गठबंधन जो 23 जून को पटना में पहली बैठक हुई थी, ऐसा लग रहा था कि मोदी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस बार विपक्ष एकत्रित होकर कम से कम 250 या 300 सीटों पर एक उम्मीदवार देगा और इनकी जो बैठकें हो रही है वे गंभीर चुनौती पेश कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 2 बैठक के बाद तय हो गया था कि इस गठबंधन के अंदर सहमति नहीं बनेगी और यह गठबंधन आखिरी में टूट के चूर-चूर हो जाएगा। और मुझे लग रहा है जो केसी त्यागी ने कहा था कि यह गठबंधन तार-तार हो गया। अब देखिए, गठबंधन के अंदर भले आपको 26 दल हो या 28 दल हो, जिम्मेदारी तो सिर्फ 4 बड़े दल थे ना, जिसके अंदर नीतीश कुमार शामिल थे, अरविंद केजरीवाल शामिल है, ममता बनर्जी शामिल है और कांग्रेस और आरजेडी। इन 5 दलों का बेसिकली एक गठबंधन बनना चाहिए था। बाकी दल तो बहुत महत्व नहीं रखते, लेकिन आप 5 दलों में देखिए, लालू और नीतीश के बीच मतभेद उभर कर आ गए। कांग्रेस और केजरीवाल के बीच पंजाब में लेकर सहमति नहीं बन पाई, ममता बनर्जी और कांग्रेस में पंजाब को लेकर सहमति बन पाई। अगर आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो उद्धव ठाकरे बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आप जल्दी कीजिए, क्योंकि जो राजनीतिक स्थितियां उसमें हमें समय चाहिए
लड़ने के लिए। 5 दिन से लगातार महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता और शरद पवार के पार्टी के नेता बैठक कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन के अंदर भी अभी सीटों के ऊपर सहमति नहीं बन पाई है। ममता बनर्जी आपको 2 सीट देती है, उसके बाद भी आपके पास इतना समय नहीं है कि ममता जी से बात करके सीटों पर मोहर लगा सको। अखिलेश यादव आपको 11 सीटें दे देते हैं, आप अखिलेश यादव से बात नहीं कर अपनी सीटें फाइनल करके घोषित नहीं कर पा रहे हो। अखिलेश यादव ने अपनी 16 सीटें घोषित कर दी है। तो मुझे लग रहा है कि इस गठबंधन के अंदर सबकी अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग है, सबने अपने अपना रास्ता पकड़ लिया है। अब कांग्रेस के साथ कोई भी गठबंधन में जुड़ने के इच्छुक नहीं है। मुझे लग रहा है जब तक राहुल गांधी यात्रा का समापन करने बंबई जब पहुंचेंगे, तब तक उद्धव ठाकरे भी इस गठबंधन से बाहर हो चुके होंगे। राहुल जी, क्या वाकई में ये स्थिति आ जाएगी? देखिए, कहना नहीं चाहिए, बट दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। देखिए, मुझे लगता है मतलब किस्मत खराब है या किस्मत बनाने के लिए काम ही नहीं किया गया ढंग से? एक तो काम नहीं किया गया, लेकिन दूसरी तरफ मुझे ये भी लगता है कांग्रेस इस जो माइंडसेट है उससे बाहर नहीं आ पाई है कि उसकी ताकत बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारी जगहों पर लगभग खत्म हो चुकी है। उसको इस माइंडसेट से जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी। और देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उसने एक प्लान बी ऑलरेडी तैयार कर रखा था। उसे शायद लग रहा था कि ये गठबंधन नहीं बनेगा, नहीं तो राहुल गांधी की यात्रा आप अनाउंस करते हैं, उसमें सहयोगियों को से बात नहीं करते हैं अनाउंस करने से पहले, बाद में कोशिश करते हैं सहयोगी साथ में आ जाएं। तो जब आप इस और जब ये यात्रा निकल रही है जिन जिन राज्यों से, आपके सहयोगी दलों की वहाँ से, वहाँ पर आप कोई सहयोगी दलों के लिए वोट तो मांग नहीं रहे, आप तो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। आप तो कांग्रेस को बढ़ा रहे हैं, तो सहयोगी दल इसे कैसे सहेंगे? तो ये पहले से एंटीसिपेट कांग्रेस ने नहीं किया होगा, मुझे लगता है किया होगा। और ऐसे में कांग्रेस एक प्लान बी पे भी काम कर रही थी कि अगर ये गठबंधन काम नहीं करता है तो हम प्लान बी में अकेले जो हैं वो चुनावों के लिए जाएंगे। मुझे लगता है कि बहुत कम सहयोगी दल इस पूरी कवायद के बाद रह जाएंगे, और वो भी जो है अपनी शर्तों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ रहेंगे। और गठबंधन नाम की कोई चीज़ जो, या फिर एक यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर बीजेपी से लड़ने की जैसा कोई कुछ हमें इन चुनावों में नहीं दिखाई देगा। चूंकि अब उत्तर प्रदेश की भी बात इस दौरान आ गई, अखिलेश यादव के नाम का भी जिक्र आ गया है, तो इसलिए अब उत्तर प्रदेश पर भी इस पर चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में भी कोई सामंजस्य अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हर्षवर्धन जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी जिक्र किया, राहुल जी और समीर जी भी जिक्र कर चुके हैं कि चर्चा पे चर्चा तो हो रही थी, लेकिन नामों को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। पहले समाजवादी पार्टी ये कह रही थी कि हम आपको 11 सीटें देंगे, कांग्रेस पार्टी कहती रही कि नहीं हमें 20 सीटें चाहिए। इसके बीच में 16 सीटों पर नामों का भी अनाउंसमेंट हो जाना, इससे जुड़े हुए जो नाम भी हैं, मैं जरा पीसीआर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करूंगी वो नाम भी अब आप चला दें, क्योंकि ये जो अनिश्चितता के हालात हैं वो इस अलायंस के साथ हर जगह दिखाई दे रहे हैं। अब हम इसे यूपी सेंट्रिक चर्चा पर ला रहे हैं। हर्षवर्धन जी, 16 नामों का अनाउंसमेंट भी हो चुका है समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है मीनाक्षी जी अब स्पष्टता दे दी है कांग्रेस, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को। वो कह रहे हैं कि भाई देखिए, हमने 11 सीटें आपको बता दी, अगर इन सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है तो हमारे साथ लड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा की आपकी शक्ति है तो फिर आप चुनाव लड़िए, हमारी तैयारी सभी सीटों की है। जो 16 प्रत्याशी सामने लाए हैं, जिसको पहली सूची के तौर पर, और कह सकते हैं ना कि जिसको प्रोएक्टिव मोड में अखिलेश यादव हैं, उसमें कहीं भी INDIA का नाम नहीं है। वो साफ साफ PDA की बात कर रहा है, यानी वो जो एजेंडा जिसको लेकर वो पहले दिन से कहते रहे, और जो पहली बैठक हुई थी जिसमें नाम तय हुआ था, ये भी कहा गया था कि न तो नीतीश कुमार इससे खुश हैं न तो अखिलेश यादव खुश हैं। अगर ये दोनों खुश नहीं हैं तो फिर इस नाम से क्या ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी खुश हैं? अगर सिर्फ यही 3 लोग खुश थे तो ये नाम क्यों रखा गया? दूसरा, जब PDA की वो बात करते हैं वो दरअसल बताते हैं कि हमारे पास एक सोच है, एक एजेंडा है, वो कितना काम करेगा अलग बात है। और ये तो सच है ना कि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है, जब वो संभल से शफीकुर रहमान बर्क को टिकट दे देते हैं, जब वो अपनी पत्नी, अपने भाइयों को टिकट दे देते हैं, धर्मेंद्र यादव और अक्षय यादव को, तो बड़े स्पष्ट है कि हमारा अपना जो वोट बैंक है, जो एजेंडा है, जिस पर हम चलने वाले हैं। और फिर वो उन सीटों पर भी देते हैं जो कांग्रेस की अपनी पारंपरिक सीटें कही जाती थी 2014 के पहले, यानी 2009 में जो जीत गए थे, जहां उनका आधार था, उन सीटों पर भी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने घोषित कर दिया। तो एक तरह से कहें, अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी तैयारी पूरी है, आप साथ में आ जाएंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम हमेशा की तरह अमेठी रायबरेली छोड़ देंगे, लड़ाई होती रहेगी। ठीक है, हम इस पर थोड़ी सी और डिटेल में चर्चा करेंगे। हम एक एक सीट की भी बात करेंगे, जिन 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने नाम अनाउंस किए हैं, और इसमें कितनी प्रेशर पॉलिटिक्स है और कांग्रेस के लिए कितना बड़ा